नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज हम 2022 के आखिरी दिन में हैं और कल से हम 2023 में प्रवेश कर जाएंगे। तो दोस्तों, ऐसे में जो 2022 का साल हमारा गुजरा वो हम डिफेंस एम्प्लॉयज़ और डिफेंस पेंशनर्स के लिए बहुत ही एक मिश्रण भरा साल था दोस्तों। यहाँ बहुत सारी अच्छाइयाँ भी थी, बहुत सारी अच्छी खबरें भी थी, बहुत सारी अच्छी पॉलिसीज़ भी लागू की गई और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिन्होंने हमें निराश भी किया है। कुल मिला के अगर हम देखें तो ये 2022 का साल बहुत ज़्यादा लंबा था, इसलिए था कि इसमें हमें बहुत सारा जो है इंतज़ार करना पड़ा ओआरओपी के लिए और साथ ही साथ स्पर्श एक ऐसा चीज़ इम्प्लीमेंट हो गया जिससे कहीं न कहीं बहुत सारे डिफेंस पेंशनर्स परेशान रहे। तो दोस्तों, 2022 को पीछे देखते हुए ऐसे 12 खबरें, ऐसी 12 जानकारियाँ जो हमें आगे आने वाले दिनों में भी प्रभावित करने वाली हैं। इसमें से ज़्यादातर अच्छाइयाँ ही हैं, ज़्यादातर अच्छी खबरें भी हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी खबरें हैं जो नकारात्मक भी हैं। तो इन 12 खबरों की ओर आगे बढ़े इससे पहले मेरा आप सबसे आग्रह है दोस्तों, सैनिक पाठशाला चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करें ताकि जो भी वीडियोज़ इस चैनल में अपलोड हो उनका नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 12 ऐसी खबरें जो हमें आगे आने वाले दिनों में भी प्रभाव डालने वाली हैं, उनके बारे में बात करते हैं जो कि 2022 की खबरें हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो 16 मार्च 2022 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ओआरओपी को इम्प्लीमेंट करने के लिए आदेश सुनाया, जिसमें जो इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट ने अपना केस लड़ा था वो हालांकि केस हार गए, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने का समय सरकार को दिया और ओआरओपी का एरियर जारी करने का फरमान सुनाया। दोस्तों, इस केस में कुल 28 पॉइंट्स रेज किए गए थे इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट की तरफ से, जिसमें बहुत सारे जायज पॉइंट्स भी थे। लेकिन इसमें देखने वाली बात और चिंतन करने वाली बात यह थी दोस्तों कि जो प्रीमेच्योर रिटायरीज को जो ओआरओपी नहीं मिलेगा, जो सरकार की घोषणा थी, इसके खिलाफ उन 28 में से एक भी पॉइंट नहीं था। तो कहीं ना कहीं ये चिंतन करने वाली बात है और आगे आने वाले दिनों में इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट अगर ऐसा कोई कार्रवाई करता है तो सभी जवानों को उन चीज़ों का फायदा मिले, इस चीज़ को ध्यान में रखेगा, ऐसी हम आशा करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दूसरी खबर जो है 8th पे कमीशन से रिलेटेड खबर है दोस्तों। जब संसद का जो मानसून सत्र जुलाई में चला था तो उस समय जुलाई अगस्त के सत्र के समय 8 अगस्त 2022 को दीपक बैज जी जो कि एमपी हैं, उन्होंने लोकसभा में ये सवाल उठाया था कि क्या 8वां पे कमीशन जो है स्थापित करने के लिए सरकार के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन है। तो उसमें जो है जवाब देते हुए पंकज चौधरी जो कि वित्त राज्य मंत्री हैं, उन्होंने ये जवाब दिया था कि ऐसा कोई भी प्रस्ताव जो है सरकार के पास विचाराधीन नहीं है। उसके आगे पे कमीशन के ऊपर कोई भी खबर नहीं निकली है दोस्तों, जो कि एक कहीं ना कहीं सोचने के लिए, चिंतन करने के लिए एक खबर है दोस्तों, जो कि हो सकता है जब हमारा डीए 50% हो जाए तो कोई ऑटोमेटिक रिवीजन का फॉर्मूला सरकार लागू करे, लेकिन अगर 8th पे कमीशन कंस्टिट्यूट नहीं होता है, नहीं बैठता है, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए अच्छी खबर नहीं है। चलते हैं दोस्तों तीसरी खबर की ओर, जो अगस्त के महीने में लगभग शुरू हो गया था कि माइग्रेशन, जो प्री 16 पेंशनर्स का माइग्रेशन शुरू हो गया स्पर्श में, जिसकी वजह से बहुत सारे पेंशनर्स परेशान रहे और आज भी परेशान हैं, जिनको जीवन प्रमाण पत्र दाखिल करने के लिए, अपना डाटा वैलिडेशन करने के लिए, अपना पेंशन तक प्राप्त करने के लिए परेशानियां उठानी पड़ी। लेकिन हम आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में स्पर्श की ये सारी परेशानियां जो है खत्म हो जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं चौथी खबर की ओर, जो कि चौथी खबर है दोस्तों कि अभी जो एनुअल रिन्यूअल जो होगा सीएसडी का, वो एनुअल हमारा जो स्मार्ट कार्ड होता है, एक्स सर्विसमैन जितने होते हैं उनका स्मार्ट कार्ड हर साल रिन्यू करना पड़ता है। लेकिन अब जो है सरकार ने, क्वार्टर मास्टर जनरल ब्रांच ने लेटर जारी किया 21 सितंबर 2022 को, जिसमें ये क्लैरिफाई किया गया दोस्तों कि अब आगे से 1 जनवरी 2023 से एनुअल रिन्यूअल नहीं होगा। यानी कि आपका एक बार स्मार्ट कार्ड सीएसडी का बन गया तो आपका वो जीवन भर चलता रहेगा, बशर्ते आपका जो है वो स्पर्श के साथ लिंक रहेगा और जैसे ही आपकी मृत्यु हो जाएगी या जिस भी पेंशनर की मृत्यु हो जाएगी तो उसको जो है बंद करने के लिए कार्रवाई की जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये अच्छी पहल है दोस्तों कि हमें जो है हर साल हमारा सीएसडी का स्मार्ट कार्ड को जो है रिन्यू करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, इसके आगे जो 5वीं खबर है, ये भी एक अच्छी खबर है दोस्तों, क्योंकि हमारा सीएसडी का जो कोटा है, जो हम सीएसडी से जो सामान ले सकते हैं, उसका लिमिट डबल कर दिया गया। डबल ऐसे नहीं कर दिया गया है कि आपको उसी महीने का डबल है, ऐसा नहीं है। आपको 2 महीने का कोटा एक ही महीना आप ले सकते हैं। हालांकि पहले ये लिक्वर में ये नियम था, लेकिन उस नियम को जो है
बाद में बदल दिया गया था, लेकिन अभी जो है दोबारा से वो नियम लागू हुआ है, जो कि लिक्वर के लिए भी और ग्रोसरी के लिए भी लागू हुआ है। यानी कि आप अगर जनवरी के महीने में कैंटीन में जाएं तो फरवरी का कोटा भी आप चाहे लिक्वर या ग्रोसरी लेकर के आ सकते हैं, जो कि कहीं ना कहीं एक अच्छी खबर है दोस्तों। ये एक अच्छी पहल है। दोस्तों अगली खबर की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि छठी खबर है, और ये खबर है ईसीएचएस से जुड़ी हुई। ईसीएचएस के ऊपर सरकार ने नियम लागू करते हुए 18 साल से ऊपर जितने भी आपके डिपेंडेंट हैं ना, आपकी वाइफ को छोड़ करके, उनका जो है आपको एनुअल वैलिडेशन कराना पड़ेगा। ये नियम लागू किया था, जिसको कि 1 नवंबर 2022 से प्रभावी किया गया था, लेकिन बाद में जो है एक लेटर निकाला गया 26 अक्टूबर 2022 को, जो कि सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ईसीएचएस की तरफ से वो लेटर निकाला गया, और उसमें ये बताया गया कि वो जो आपका एनुअल वैलिडेशन का जो समय सीमा है वो बढ़ाकर 31 दिसंबर 2022 कर दिया गया, जो कि आज खत्म हो रहा है। तो आगे आने वाले दिनों में 1 जनवरी 2023 से हमें इस नए नियम के हिसाब से चलना पड़ेगा। यानी जो कि अगर 18 साल से ऊपर अगर आपका कोई डिपेंडेंट है, सीएचएस का लाभार्थी है, तो उसका आपको एनुअल वैलिडेशन कराना पड़ेगा। या तो उनका आईटीआर का फॉर्म जमा कराना पड़ेगा, या तो फॉर्म 26 अल्फा जमा कराना पड़ेगा, या तो फिर आपको इनकम सर्टिफिकेट जो है उनका जमा कराना पड़ेगा, ताकि आगे और 1 साल के लिए उनका ईसीएचएस का फैसिलिटी बना रहे। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं 7वीं खबर की ओर। दोस्तों 7वीं खबर यह है कि राजस्थान गवर्नमेंट ने जो एक्स सर्विसमैन को जो कोटा मिलता था उसमें बदलाव किया है, जिससे कि एक्स सर्विसमैन को नुकसान होने वाला है, क्योंकि उस कोटे को जात के आधार पर उसको कंबाइन कर दिया गया, जो कि कहीं ना कहीं हमारे लिए नुकसानदायक है, और इसके ऊपर विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है। तो हम आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में राजस्थान सरकार को पूर्व जैसा ही बहाल रखेगी। तो आगे बढ़ते हैं 8वीं खबर की ओर। दोस्तों 8वीं खबर ये है कि जो 4 व्हीलर लेने की हमारी जो लिमिट थी, उस लिमिट को थोड़ा सा बढ़ा दिया गया। हालांकि बाकी नियमों में चेंज नहीं हुए, बाकी नियम वैसे ही हैं कि भेदभाव वाले ही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक छोटी सी राहत ये है कि आपका जो सीएसडी से कार लेने का जो लिमिट है, आपका ओआर का अगर 6 लाख का था तो उसको 8 लाख किया गया, जेसीओज का 7 से 10 किया गया, और ऑफिसर्स का 15 से 20 लाख किया गया, जो कि कहीं ना कहीं एक छोटी सी अच्छी खबर है दोस्तों। तो चलिए 9वीं खबर की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जो कि थोड़ी सी जो है हम नकारात्मक खबर है, क्योंकि 18 महीने का जो डीए और डीआर हमारा पेंडिंग है सरकार के पास, जो फ्रीज किया गया था कोरोना के समय में, उसको सरकार को जब राज्यसभा में इसके बारे में सवाल पूछा गया तो सरकार ने ये जवाब दिया है, जो वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी ने ये जवाब दिया है कि 18 महीने का जो बकाया देने की अभी कोई बात, कोई चर्चा जो है विचाराधीन नहीं है। लेकिन हम आशा करते हैं कि 2024 से इलेक्शन से पहले पहले ये एक मुद्दा बने, और 18 महीने का जो है सरकार को हमें एरियर जो सरकार के पास पड़ा हुआ है उसको रिलीज करने में सरकार बाध्य हो जाए। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं 10वीं खबर की ओर, और 10वीं खबर एक अच्छी खबर है, जो कि कम्यूटेशन के ऊपर है। दोस्तों लोकसभा में एक सवाल पूछा गया था कि क्या गुजरात सरकार ने जैसे कि कम्यूटेशन में जो है 15 साल के बजाय 13 साल को इंप्लीमेंट कर दिया, ऐसा ही कोई 15 साल से 12 साल करने के लिए कोई एप्लीकेशन सरकार को प्राप्त हुआ है केंद्र सरकार को? अगर प्राप्त हुआ है तो उसके ऊपर सरकार क्या कार्रवाई कर रही है, जो कि एक बहुत बड़ा सवाल था दोस्तों, जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जयप्रकाश जी ने उठाया था। तो उसमें जवाब देते हुए जो प्रधानमंत्री के जो कार्यालय के जो मंत्री हैं, राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह जी ने उसमें जवाब दिया दोस्तों कि हाँ, ऐसे जो है हमें रिप्रेजेंटेशन, ऐसे जो प्रस्ताव हमें प्राप्त हुए हैं, और उसके ऊपर विचाराधीन, उसके ऊपर विचार विमर्श करने के बाद उस प्रस्ताव को हमने वित्त मंत्रालय में भेज दिया है, जो कि एक बहुत बड़ी खबर है। क्योंकि अगर कम्यूटेशन हमारा अगर 15 साल से 12 साल हो जाता है तो बहुत सारे लोगों को लाखों का फायदा हो जाएगा। जो पेंशनर्स जिनका अभी कम्यूटेशन कट रहा है उनको बहुत पैसों का फायदा हो जाएगा, जिससे कि आगे आने वाले दिनों में उनको अपनी गुजर बसर करने में आसानी होगी। दोस्तों आगे बढ़ते हैं दोस्तों 11वीं खबर की ओर। 11वीं खबर है जो नोशनल इंक्रीमेंट के ऊपर। दोस्तों आप सबको पता होगा, जो जून या दिसंबर में पेंशन आते हैं, अगर उनका इंक्रीमेंट का डेट अगला जुलाई या जनवरी का हो तो उनको उस डेट का इंक्रीमेंट नहीं मिलता है, जबकि उन्होंने पूरा साल सर्विस करके आते हैं। तो इसके ऊपर भी लोकसभा में एक सवाल हुआ है, जो सवाल किया है एमपी पीआर नटराजन जी ने, और इस सवाल का जवाब देते हुए जो पीएमओ में जो राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह जी हैं, उन्होंने ये कहा है कि हाँ, ये जो मुद्दा है नेशनल इंक्रीमेंट वाला, ये भी विचाराधीन है। इसके ऊपर डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज के साथ जो है विचार विमर्श किया जा रहा है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे न्यायालयों ने, बहुत सारे एएफटीज ने जो है आदेश पास किया है पेंशनर्स के फेवर में, पेंशनर्स के जो हक में। तो इस वजह से ये जो विचार विमर्श, ये जो मुद्दा है, इसके ऊपर बहुत सारे मिनिस्ट्रीज के साथ विचार विमर्श किया जा रहा है, जो कि एक बहुत बड़ी पॉजिटिव खबर है। इससे जो है एक इंक्रीमेंट का फायदा बहुत सारे पेंशनर्स को हो जाएगा। दोस्तों
दोस्तों। तो अगली जो खबर है दोस्तों, वो खबर है सबसे बड़ी इस साल की जो खबर है, जो कि 23 दिसंबर 2022 को हमें मिली थी, वो थी 1 रैंक 1 पेंशन का सेकंड रिवीजन दोस्तों। सेकंड रिवीजन गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया है, जो कि एक बहुत बड़ी खुशखबरी, बहुत बड़ी सौगात है। लेकिन साथ ही साथ जो टेबल जारी किया गया, उसमें बहुत सारी विसंगतियां होने की वजह से डिफेंस पेंशनर्स कहीं ना कहीं थोड़े बहुत चिंतित हैं, क्योंकि उसमें सूबेदार रैंक नहीं है, उसमें ऑनरेरी रैंक्स नहीं है, ऑनरेरी नायब सूबेदार के बारे में जिक्र नहीं है। इस वजह से बहुत सारी उसमें शंकाएं हैं। लेकिन आने वाले दिनों में जब पीसीडीए उसका टेबल जारी करेगा, फाइनल कैलकुलेशन टेबल जब जारी करेगा, तो इन सारी शंकाओं को जो है दूर करेगा, ऐसी हम आशा करते हैं। और एक न एक दिन वो शंकाएं तो दूर होनी है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा जो है उसमें रह गया दोस्तों, प्री मेच्योर रिटायरमेंट वालों का। क्योंकि सरकार का जो अभी नोटिफिकेशन आया है, इसमें यह बताया गया कि जुलाई 2014 के बाद वाले प्रीमेच्योर रिटायरीज को जो है ओआरओपी का फायदा नहीं दिया जाएगा। जबकि प्रधानमंत्री जी ने भी अपनी पहली घोषणा में यह कहा था कि प्रीमेच्योर वालों को नहीं छोड़ा जाएगा, उनको भी इस स्कीम के तहत जो है इंक्लूड किया जाएगा, इस स्कीम में लिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं सरकार को एक बार दोबारा से सोचने की जरूरत है, क्योंकि जो प्रीमेच्योर आए हुए लोग होते हैं वो भी ऑपरेशंस में भाग लिए होते हैं, उन्होंने भी कई सारी लड़ाइयों में भाग लिए हुए हैं। बाद में जाकर के बहुत सारे प्रॉब्लम्स की वजह से हो सकता है वो प्रीमेच्योर रिटायरमेंट आ गए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनको ओआरओपी का जो फायदा है उससे वंचित किया जाए। तो कहीं ना कहीं मेरी अपील है सरकार से, सभी प्रीमेच्योर रिटायरीज की तरफ से ये अपील है कि प्रीमेच्योर रिटायरीज को भी ये हक मिलना चाहिए, ओआरओपी का हक मिलना चाहिए। वो भी बराबर के हकदार हैं, क्योंकि उन्होंने भी अपना गोल्डन पीरियड, जीवन का जो एक सुहाना पीरियड होता है, सुहाना जो समय होता है, वो फौज को, देश को दे करके आए हुए होते हैं। हालांकि वो प्रीमेच्योर ही क्यों ना आए हुए हो, तो उनको भी ओआरओपी का फायदा मिलना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों ये थी 2022 के 12 ऐसी बड़ी खबरें जो कि हमें डिफेंस पेंशनर्स को या डिफेंस एम्प्लॉयज को कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में भी प्रभावित करेंगी। तो इन्हीं 12 खबरों को लेकर के आज 2022 के अंतिम दिन आप सबके सामने आया था दोस्तों। आगे और कोई जानकारीदायक, आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।